नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को भी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाभारत पर आधारित कथा माधवी इस श्रेष्ठ नाटक के नाटककार हैं भीष्म सहानी। तो हमने बीती कुछ कक्षाओं में नाटक के पहले अंक के अंदर पहला दृश्य और दूसरा दृश्य के बारे में विवरणात्मक संवादात्मक निरंतरात्मक रूप में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए किस प्रकार जो नाटक की कथा है, जो गुरु विश्वामित्र का शिष्य गालव अपने गुरु विश्वामित्र को 800 अश्वमेध घोड़े देने की प्रतिज्ञा करता है, तो ययाति महाराज के आश्रम सहायता मांगने के लिए जाता है। तो ययाति महाराज की एकमात्र पुत्री माधवी को वो दान में दे देता है कि एक राज्य ज्योतिष के माध्यम से उसे भगवान का वरदान था कि उसके कोख से जन्म लेने वाला बच्चा एक महान चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो इसी माध्यम से माधवी को दान में दे देता है ययाति महाराज, और गुरु विश्वामित्र को 800 अश्वमेध घोड़े देने के लिए मुनि कुमार गालव अपने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए माधवी को लेकर आश्रम से प्रस्थान होता है। बीती कक्षा में हमने देखा दृश्य 2 में किस प्रकार मुनि कुमार गालव और माधवी के बीच में संवाद होता है और दोनों अपने अपने कर्तव्य को, अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। माधवी अपने पिता महाराज ययाति के दिए दान में अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर है और गुरु विश्वामित्र को दिया हुआ वचन को पूरा करने के लिए मुनि कुमार गालव अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर है। दोनों अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए 800 अश्वमेध घोड़े के खोज में निकलते हैं। तो आज हम इस कक्षा में नाटक के पहले अंक का जो तीसरा दृश्य है, नाटक के पहले अंक का जो तीसरा दृश्य है, जो अयोध्या का राजा हर्यश अयोध्या का महाराज है, उसके दरबार का चित्रण जो रंगमंच के ऊपर उपस्थित होता है। तीसरे दृश्य अयोध्या का महाराज हर्यश, जो राजा का नाम है हर्यश, और उसका दरबारी है राज्य ज्योतिष। तो ये तीसरे दृश्य में और दो हमें पात्र नए उभर कर आते हैं। तो आज हम तीसरे दृश्य के बारे में यहाँ पर निरंतरात्मक संवादात्मक रूप में अध्ययन कर जानकारी हासिल करेंगे, ज्ञान को हासिल करेंगे। अयोध्या के महाराज हर्यश का दरबार, हर्यश महाराज का दरबार, महाराज ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। महाराज ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, पास मंत्री दरबारी बैठे हैं। देखा होगा अपने राजा का दरबार कैसा रहता है, दाएं बाएं मंत्रियां उपस्थित होते हैं, राजा ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होता है। ऐसा दृश्य में रंगमंच के ऊपर हर्यश के दरबार का चित्रण दिखाई देता है। थकेहारी धूल धूसरित माधवी गालव महाराज हर्यश के दरबार में उपस्थित होते हैं। उत्तराखंड से गुजरते हुए नदी नाले पर्वत चट्टानों से तरते हुए पूरे धूल में तल्लीन हो गए हैं, धूल में लुप्त हुए, शरीर पूरा धूल से भरा हुआ है। माधवी और गालव, हर्यश, हमने तुम्हारी अभ्यर्थना सुनी मुनि कुमार, पर हमें बड़ी विचित्र सी लगी। गालव अपनी अभ्यर्थना बताता है, जो अपने गुरु विश्वामित्र को 800 अश्वमेध घोड़े देने के लिए जो प्रतिज्ञा, जो वचन दिया है। लेकिन मुनि कुमार गालव, लेकिन तुम्हारी अभ्यर्थना मुझे बहुत से अजीब लगी। हम यह मान लेते हैं कि तुम ऋषि विश्वामित्र के विद्यार्थी रहे हो,
पर क्या तुम्हारे गुरु अश्वमेध घोड़े लेकर क्या घोड़े का व्यापार करेंगे? महाराज हर्यश कहता है, क्या तुम्हारे गुरु विश्वामित्र, तुम्हारे गुरु क्या 800 अश्वमेध घोड़े लेकर क्या वो व्यापार करेंगे? क्या वो स्वयं अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं? क्या वो स्वयं वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं? विचित्र से अभ्यर्थना है तुम्हारी, हम ये भी मान लेते हैं यह युवती महाराज ययाति की कन्या है। विचित्र से अभ्यर्थना है तुम्हारी, और ये है ययाति महाराज की एकमात्र कन्या। तो देखिए यहां पर, वे देखने में इसे राजकन्या कौन कहेगा? क्या ये महाराज ययाति की कन्या है? इसे देखने से धूल में लुप्त है, कौन कहेगा इसे राजकन्या? ये देखने में से राजकन्या कौन कहेगा? वेशभूषा से तो कोई भीलनी जान पड़ती है। वेशभूषा से भीलनी, भीलनी तो जो जंगलों में रहते हैं ऐसे भीलों की तरह ये दिखाई देती है, इसे कौन राजकन्या कहेगा? हम यह को कैसे मान ले कि ऐसे पुत्र को जन्म देगी, चक्रवर्ती राजा बनेगा? ये भीलनी लगती है, इसके कोख से जन्म लेने वाला बच्चा चक्रवर्ती बनेगा, हमें कैसा भरोसा होगा? हम कैसे मान लेंगे? केवल तुम्हारे कह देने पर हम कैसे तुम्हें अश्वमेध घोड़े सौंप सकते हैं? राजा हर्यश कहता है, गालो तुम कहने से हम कैसे तुम्हें अश्वमेध घोड़े दे सकते हैं? बताओ, इस युवती को अपने निवास में ले ले, तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े देकर तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करे? और इस माधवी के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा चक्रवर्ती कैसे बने? और इसे कैसे अपने निवास में रख ले? कहते हुए हर्यश अयोध्या का महाराज पूछता है, गालो इसी विश्वास के साथ उन्होंने माधवी को मेरे साथ सौंपा है महाराज। गालव कहता है, ययाति महाराज ने इसी विश्वास के साथ उन्होंने मुझे सौंपा है। हर्यश, इसका कोई प्रमाण है, कोई सबूत है कि माधवी के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा एक महान चक्रवर्ती बनेगा? माधवी की ओर देखता है हर्यश। इधर सामने आओ युवती। हर्यश अयोध्या का महाराज बुलाता है, सामने आओ युवती। माधवी तनिक सी संकुचती है, शर्माती है। अब राजकुमारिया जैसा दर्प तुम्हें नहीं सुआ था? दान में दी युवती की अकड़ किस बात की? यह तुम एक अभ्यर्थनी बनकर आई हो, इधर सामने आओ। तुम्हें राजकुमारी जैसा नहीं हो, अकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम दान में दी हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें दान में दिया है, तुम्हें अभ्यर्थना के लिए दान में दिया है। सामने आओ। माधवी शांत भाव से आगे बढ़ती है, शांत रूप में आगे बढ़ती है। राजा उसके सौंदर्य और गरिमा से प्रभावित होता है। जब नजदीक आगे बढ़ती है माधवी, तो उसके रूप सौंदर्य को देखकर अयोध्या का महाराज हर्यश क्या हो जाता है? जैसे प्रभावित होता है। भावभंगिमा तो निश्चय शिष्टता पाई जाती है। उसकी भावनाएं, उसके बिहेवियर से भावभंगिमा, शिष्टता, उसका डिसिप्लिन पाई जाती है गालव से। युवक, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हर्यश पूछता है। युवक मुनि कुमार गालव से कहता है, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गालव, महाराज मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूं जो इसके पिता महाराज ययाति ने कहा है। गालव कहता है, मैं इससे ज्यादा तुम्हें क्या कह सकता हूं? उनके पिता ने बताया कि उसके कोख से जन्म लेने वाला बच्चा एक महान सम्राट बनेगा। हर्यश, हम महाराज ययाति का बड़ा आदर करते हैं, ययाति महाराज का हम सम्मान करते हैं और तुम पर भी विश्वास करते हैं, तुम पर भी भरोसा करते हैं। पर सौदे इस तरह से तो नहीं पटाए जा सकते। मात्र तुम्हारे कहने पर युवती निवास में रह ले और तुम्हें अश्वमेध घोड़े देकर गिनकर दे दे। ययाति महाराज पर विश्वास है, तुम्हारे बात पर भी विश्वास है, लेकिन सौदा व्यापार ऐसे नहीं किया जा सकता।
उसे कोई प्रमाण चाहिए। इस लड़की को रनवास में रख लिया और तुम्हें गिनकर 800 अश्वमेध घोड़े दे दे, ये कैसे हो सकता है युवक मुनि कुमार गालव? हरियश महाराज पूछता है। गालव कोई उत्तर नहीं सुझाता, कुछ रुक जाता है। महाराज आप स्वयं उसके लक्षण की जांच करवा ले। मुनि कुमार गालव कहता है आप स्वयं उसके लक्षणों की जांच कीजिए। हरियश तनिक सोचता है। हरियश थोड़ा देर सोचता है। ठीक है, उचित है, पर इससे भी क्या होगा? जांचने से क्या होगा युवक? बड़े से बड़े ज्योतिष की भी भविष्यवाणी इस समय मात्र अनुमान से समझी जाती है, जब तक वह सच्ची सिद्ध नहीं होती। बड़े से बड़े ज्योतिषों की वाणी भी हम सच नहीं मान सकते। एक एक वक्त ज्योतिष की भविष्यवाणी भी फेल होती है, अनुत्तीर्ण होती है। तो हम कैसे जाने युवक? द्वारपाल से बुलाता है। बुलाओ हमारे राज्य ज्योतिष को। हरियश अयोध्या का महाराज कहता है द्वारपाल से, जाओ हमारे राज्य ज्योतिष को बुलाओ। गालव से सोना भी जब लिया जाता है तो तोल मोल कर लिया जाता है युवक। जब हम कोई दुकान में जाकर सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तोल मोल कर लेते हैं। हमने तो सुना था कि महाराज ययाति अपनी कन्या का स्वयंवर रचने जा रहे हैं। हमने सुना था ययाति महाराज अपने आश्रम में अपनी बेटी का स्वयंवर रचना चाहते थे। हमें मालूम नहीं था कि कन्या स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। हमें मालूम नहीं था कि कन्या स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। देखिए कैसी विडंबना है। माधवी की ओर देखता है हरियश, माधवी की ओर। यदि राज ज्योतिष की भविष्यवाणी सिद्ध हुई तो एक दिन तुम्हारा स्थान हमारे साथ राज सिंहासन पर होगा कुमारी। हरियश माधवी से कहता है अगर राज ज्योतिष की बात सिद्ध हुई, सच हुई, इस सिंहासन के हमारे पास तुम्हारा स्थान होगा कुमारी। हम तुम्हारी शील स्वभाव से प्रभावित हुए, तुम्हारे शील स्वभाव से हम प्रभावित हुए पुत्री। कहते हुए महाराज हरियश माधवी से कहता है तब तक द्वार की ओर से राज ज्योतिष का प्रवेश होता है, रंगमंच पर प्रवेश होता है। तो देखा छात्रों, आज इस कक्षा में किस प्रकार अयोध्या के महाराज हरियश का दरबार है। धूल में लिप्त पर्वतीय प्रदेश से चले आए हुए थकियाहारे गालव और माधवी अयोध्या के महाराज हरियश के दरबार में उपस्थित हैं। तो गालव अपनी व्यथा को सुनाता है और राजा कहता है हम तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करें। याति महाराज की एकमात्र कन्या, उसके कोख से जन्म लेने वाला बच्चा एक महान सम्राट बने। सोना खरीदते हैं तो तौल कर लेते हैं, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो गालव कहता है स्वयं ही जांच लीजिए। तब उस वक्त राज ज्योतिष को बुलाकर उसके गुणों की जांच करने की तैयारी होने लगती है। तो आज हम इस कक्षा में रुक जाते हैं। अगली कक्षा में निरंतरात्मक रूप में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।